यूज ऑफ पार्टिसिपल इन सेंटेंसेस। इसके पहले हमने बताया था कि यूज ऑफ पार्टिसिपल इन सेंटेंसेस, जिसमें 2 स्टेप हमने पढ़ाया था, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब थर्ड है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्टिसिपल का प्रयोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, जो वर्ब के बाद आएगा। मीन्स पार्टिसिपल का प्रयोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यह वर्ब के बाद होगा और यह सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होने, सब्जेक्ट का पूरक होगा। जो सब्जेक्ट होगा उसी का पूरक होगा। क्या? वह पार्टिसिपल जो प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, जो वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। जो वर्ब होगा इसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें लाइक बी, सी, अपीयर एटसेट्रा ये वर्ब होते हैं। जैसे बी आ जाए, सिम आ जाए, अपीयर आ जाए, ये चीज आ जाते हैं, तो इसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वह पार्टिसिपल सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है और वर्ब के बाद प्रयोग होता है। जैसे बी वर्ब है, सिम वर्ब है, अपीयर वर्ब है, इसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है द लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव। जो लेक्चर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर का कॉम्प्लीमेंट यहाँ इंटरेस्टिंग है। यह एडजेक्टिव का कार्य, हमने पहले ही बताया था कि पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। जो लेक्चर यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए द लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग। अब ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग जो है यह वर्ब के बाद, यानी ये मेन वर्ब है। जो वाज है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो इसके बाद कोई मेन वर्ब आता है। जैसे कहें ही वाज गोइंग, जैसे कह दें हम ही वाज गोइंग, अगर हमने कह दिया कि ही वाज गोइंग, अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर गोइंग मेन वर्ब है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वाज मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये द लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग, यह पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो लेक्चर का कॉम्प्लीमेंट है यानी सब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे है दिस लॉन्ग जर्नी इज टायरिंग। दिस लॉन्ग जर्नी, यह लंबी यात्रा, इज टायरिंग मीन्स थकाऊ है। अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव। जो लॉन्ग जर्नी का कॉम्प्लीमेंट है यानी पूरक है। लॉन्ग जर्नी इसका सब्जेक्ट है, इसी का पूरक है। ये इज जो है मेन वर्ब है, इसका पूरक है क्या? ये टायरिंग। टायरिंग माने थकाऊ। अब यहाँ पर द लॉन्ग जर्नी इज टायरिंग, लंबी यात्रा थकाऊ है, यानी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का कार्य यहाँ कर रहा है, जो वर्ब के बाद लगा हुआ है। यहाँ पर है द बॉय सीम्स स्माइलिंग, लड़का मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। हमने पहले बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की जो पहचान बताया था हिंदी में, हुआ, हुए, हुए। उसी तरह से द बॉय सिम्स, यहाँ पर सिम्स मेन वर्ब है। सिम्स क्या है? मेन वर्ब है। स्माइलिंग एडजेक्टिव है, यानी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्बल एडजेक्टिव है, यानी बॉय, द बॉय का कॉम्प्लीमेंट है। द बॉय सब्जेक्ट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर क्या? स्माइलिंग। और सिम्स जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद इसका प्रयोग, जैसे कहा गया प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, जो वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर स्माइलिंग जो है पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और द बॉय सब्जेक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, और सिम्स जो मेन वर्ब है इसके बाद लगा हुआ है। नंबर 4 में है, देखिए नंबर 4 में है एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में। किस रूप में? एडजेक्टिव फ्रेज है ये, जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज के मतलब इसमें कोई न कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा। जैसे एडजेक्टिव फ्रेज पुट आफ्टर नाउन, जो नाउन के बाद आएगा। किसके बाद रखा जाएगा? नाउन के बाद। इट क्वालिफाइड, जो नाउन को क्वालिफाइज करता है। ये जो है, जो ये पार्टिसिपल होगा वह नाउन को क्वालिफाइज करेगा, और नाउन यहाँ पर आफ्टर नाउन के बाद होगा, जो नाउन को क्वालिफाइज करेगा, और ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे एग्जांपल के द बुक लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पर द बुक नाउन है,
सब्जेक्ट है, लाइंग ऑन द टेबल, ये पूरा एक फ्रेज है, ये पूरा फ्रेज है, क्या है, पूरा फ्रेज है। लाइंग ऑन द टेबल मैंने टेबल पर पड़ी हुई, इज माइन मेरी है, मीन्स वह किताब जो टेबल पर पड़ी है वो मेरी है, यानी द बुक लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर बुक से पहले द लगा, इसका मतलब है कि बुक कॉमन नाउन है, लेकिन द लगने का मतलब ये है कि वह उसको, इस पर बुक को जो है, बुक ऑलरेडी परिचित है, यानी उसको बता रहा है कि इसकी विशेषता बुक है, कि द बुक वह किताब, यानी द बुक मन वह किताब, इसका मतलब किताब ऑलरेडी परिचित है उससे, पूर्ण रूप से उससे परिचित है, आइडेंटिफाइड बुक है, इसीलिए इसके पहले द है। द बुक माने वह किताब, लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑन द टेबल यानी ये पूरा फ्रेज हो गया, लाइन ऑन द टेबल, इज माइन वह मेरी है, यानी यह जो है इट, यानी आया हुआ है कि वर्ब जो है ये यहाँ पर कि आफ्टर नाउन, नाउन के बाद आएगा, यानी द बुक नाउन है, नाउन के बाद आया हुआ है, लाइंग ऑन द टेबल इज माइन वह मेरी है। यहाँ पर द बुक लाइंग ऑन द इज माइन, माइन जो है वह आई का, आई, माई, माइन, मी, ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, अब यहाँ पर लाइन जो है पार्टिसिपल है, ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए फ्रेज पूरा हो गया कि लाइन ऑन द टेबल, ये पूरा फ्रेज हो गया। और यह नाउन के बाद देखिए, नाउन के बाद प्रयोग किया गया, यह द बुक को यह मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है। और इज माइन, अब ये जो है एडजेक्टिव का चौथा रूल हो गया कि एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, यानी इसका एडजेक्टिव है ये, और यह नाउन के बाद जो है इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, द चाइल्ड वियरिंग द रेड कोट इज डेविड, द चाइल्ड, यहाँ द चाइल्ड नाउन है, वियरिंग द रेड कोट ये पूरा फ्रेज है, कौन क्या है, पूरा फ्रेज है, जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वियरिंग जो है वह वर्बल एडजेक्टिव है और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो द चाइल्ड यानी नाउन के तुरंत बाद आया है, द चाइल्ड वियरिंग पहना हुआ है, द रेड कोट माने वह लड़का जो लाल कोट पहना हुआ है, इज डेविड, डेविड है, वह लड़का जो लाल कोट पहना है वह कौन है, डेविड है। अब यहाँ पर द चाइल्ड को यह क्वालिफाई कर रहा है, कौन क्वालिफाई कर रहा है, वियरिंग द रेड कोट, यह पूरा जो है फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज पूरा है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज इसको कह लीजिए। यहाँ पर द चाइल्ड वियरिंग द रेड कोट इज डेविड, डेविड यहाँ पर वह चाइल्ड है, यहाँ चाइल्ड जो है द चाइल्ड, चाइल्ड का नाम क्या है, डेविड, क्या नाम है, डेविड। और यहाँ पर है द चाइल्ड वियरिंग द रेड कोट, मैंने जो रेड कोट पहना हुआ है, इज माइन, ये जो है मेन वर्ब है, इज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, और डेविड यहाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए द चाइल्ड ये कॉमन नाउन है, इसलिए द इसके पहले लगा है, यानी द माने द चाइल्ड माने वह लड़का, द चाइल्ड मतलब वह लड़का, द जो है वह को इंडिकेट कर रहा है, नहीं वह लड़का जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, परिचित है, तो वह लड़का वियरिंग द जो लाल कोट पहना है वह डेविड है, वह लड़का जो लाल कोट पहना है डेविड है, यानी लाल कोट पहने हुआ है, वियरिंग माने पहने हुआ है, द रेड कोट लाल कोट, इज डेविड वह डेविड है। तीसरा एग्जांपल है द कार, यहाँ कार नाउन है, स्टैंडिंग जो खड़ी हुई है, एट द गेट ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। केम, यहाँ पर केम जो है मेन वर्ब है, केम क्या है, ये मेन वर्ब है, जस्ट नाउ अभी अभी आई है, यानी द कार एट द गेट, जो कार गेट पर है, केम जस्ट नाउ अभी अभी आई है, माने वह कार जो गेट पर खड़ी है या खड़ी हुई है वह अभी अभी आई है। यहाँ पर इसको जो है स्टैंडिंग एट द गेट एडजेक्टिवल फ्रेज है, जो द कार को जो है यह क्वालिफाई कर रही है, और केम यहाँ मेन वर्ब है, जस्ट नाउ अभी अभी आई है, इसलिए यह एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ किया गया है, यानी द कार को यह क्वालिफाई कर रही है, कौन, स्टैंडिंग एट द गेट क्वालिफाई कर रही है, केम जस्ट नाउ अभी अभी आई है। इसलिए आज हमने यूज ऑफ पार्टिसिपल इन सेंटेंसेस में हमने दो पढ़ाया है, दो पहले पढ़ा दिया है, फर्स्ट और सेकेंड, तीसरा में है एज अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, ये लाइक इस तरह से लाइक है बी, सीम और आफ्टर। चौथा है एज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज
या पुट आफ्टर नाउन, जो नाउन के बाद आता है, या नाउन है, नाउन के बाद आया हुआ है, ये नाउन है, नाउन के बाद आया हुआ है, ये भी नाउन है, नाउन के, ये पूरा नाउन है, नाउन के बाद आया हुआ है। अब यहाँ पर एडजेक्टिवल फ्रेज है, लाइंग ऑन द गेट, एडजेक्टिवल पूरा फ्रेज है, ये भी पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब इसके पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे किया जाता है सेंटेंस में। और ये कॉमन एरर में भी इस तरह पूछता है कि ये पार्टिसिपल है या ये जीरंड है। तो पार्टिसिपल और जीरंड जब पूछता है तो हमको इसी तरह निकालना होता है कि वह किसी को नाउन या प्रोनाउन को जो है जीरंड नाउन या प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई करता है, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, या तो प्रॉपर नाउन में होगा या तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उसको वह क्वालिफाई करेगा। जबकि जीरंड जो होता है वह ऑब्जेक्टिव केस को या ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वह नाउन या प्रोनाउन वह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, बल्कि जीरंड जो होता है वह पजस्वी केस को जो है क्वालिफाई करता है, पजस्वी केस में होता है। इसलिए ये पार्टिसिपल जो है इसका प्रयोग जो है इस प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है। अब आगे देखिए, इसमें पांचवा और छठा क्या इसका पृष्ठ है। नंबर 5 यूज ऑफ पार्टिसिपल सेंटेंस में नंबर 5, टू एक्सप्रेस एन अर्लियर एक्शन। क्या? अर्लियर एक्शन, वह प्रारंभिक कार्य को व्यक्त करेगा। मीन्स वह पार्टिसिपल जो प्रारंभिक कार्यकर्ता द्वारा प्रारंभिक किए गए प्रारंभिक कार्य को व्यक्त करेगा। टू एक्सप्रेस जिसका है टू एक्सप्रेस एन अर्लियर एक्शन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इंटरिंग द रूम, आई सा अ स्नेक। इंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते हुए, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अब यहाँ इंटरिंग द रूम ये सब्जेक्ट का अर्लियर एक्शन बताता है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का इसमें दो कार्य है, पहला है कमरे में प्रवेश करना, दूसरा है सांप को देखना। यानी देखना ये भी एक्शन है और इंटरिंग ये भी एक्शन है, दोनों एक्शन है। ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, ये दोनों एक्शन है। क्या? ये इंटरिंग भी एक्शन है और सा भी एक्शन है, सी का सेकेंड फॉर्म सा। सब्जेक्ट हमारा एक है, सब्जेक्ट हमारा एक है। क्या? इंटरिंग द रूम, कमरे में कौन प्रवेश किया? मैंने किया। आई सा यानी आई कमरे में प्रवेश किया और वह सांप देखा। यानी जैसे ही कमरे में प्रवेश किया वैसे ही सांप देखा। मैंने कमरे में प्रवेश करते हुए, ये दोनों कार्य साथ साथ होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता होगी कि एक कर्ता द्वारा किया गया दो एक्शन जो कार्य होंगे वो बिल्कुल साथ साथ, उसमें समय की कोई गैपिंग नहीं होती है, बिल्कुल साथ साथ होता है। उसी तरह इंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते हुए सांप देखा, ज्यों प्रवेश किया त्यों सांप देखा, उसमें टाइम की कोई गैपिंग नहीं होगी। जैसे इंटरिंग द रूम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंटर में आई जुटा है, इंटरिंग द रूम कमरे में प्रवेश करते हुए। हमने पहले ही बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हुआ, हुई, हुए, इसका हिंदी में अर्थ ही निकलता है। तो इंटरिंग द रूम कमरे में प्रवेश करते हुए, आई सा अ स्नेक, जबकि हमारा ये है, हमारा ये कोड है कि टू एक्सप्रेस एन अर्लियर एक्शन, अर्लियर एक्शन को व्यक्त करेगा। कौन? पार्टिसिपल। यानी यहाँ पर इंटर में इंटरिंग जुटा हुआ है, कमरे में सब्जेक्ट आई के द्वारा कमरे में प्रवेश करना और सांप को देखना। तो इंटरिंग द रूम आई सा अ स्नेक यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कर्ता के अर्लियर प्रारंभिक एक्शन को व्यक्त करता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सीइंग द लायन, राम रैन अवे। राम का दो कार्य है, एक तो सीइंग शेर को देखना और दूसरा रैन अवे भाग जाना, दो कार्य है। अर्लियर एक्शन क्या है? सी, यानी सीइंग, सी में आएंगे जुटा हुआ, सीइंग द लायन यानी शेर को देखते हुए राम भाग गया। नहीं, शेर देख रहा है और भाग रहा है, यानी दोनों काम में कोई गैप नहीं होगा, टाइम ड्यूरेशन में गैप नहीं होगा, बिल्कुल लगातार कार्य होंगे। यानी सीइंग द लायन यानी शेर को देखते हुए, हुआ हुई हुए आया, शेर को देखते हुए राम रैन अवे, राम भाग गया। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसके दो कार्य हैं। अर्लियर एक्शन, इसका जो अर्लियर एक्शन है
वह सीइंग द लायन है, यानी सीइंग है। दूसरा एक्शन इसका जो है वह रैन अवे है। इसलिए सीइंग द लायन राम रैन अवे, ये राम के अर्लियर एक्शन को सीइंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल व्यक्त कर रहा है। तीसरा एग्जांपल, फाइंडिंग नन इन द क्लास द टीचर बीकेम एंग्री। किसी को कमरे में, क्लास में, कक्षा में न पाते हुए अध्यापक क्रोधित हो गए। न पाते हुए यानी फाइंडिंग, फाइंड में एंग जुटा है, फाइंडिंग नन इन द रूम द टीचर। टीचर का अर्लियर एक्शन क्या है? पाना। टीचर का अर्लियर प्रारंभिक एक्शन क्या है? पाना। यानी फाइंडिंग नन, किसी को नहीं, इन द क्लास, कक्षा में किसी को न पाते हुए द टीचर बीकेम एंग्री। दूसरा एक्शन है बीकेम एंग्री है। पहला एक्शन क्या है? फाइंडिंग है। तो पहले एक्शन में, जबकि हमारा ये है कोड कि एक्सप्रेस अर्लियर एक्शन, सब्जेक्ट के अर्लियर एक्शन को, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट, उसके अर्लियर एक्शन को व्यक्त करता है। तो यहाँ है कि फाइंडिंग नन इन द क्लास, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नन इन द क्लास द टीचर, टीचर के दो एक्शन है, यहाँ बीकेम और यहाँ फाइंडिंग। ये फाइंड में आइंग जुटा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो फाइंडिंग नन इन द क्लास द टीचर बीकेम एंग्री, यह पार्टिसिपल का यह अर्लियर एक्शन व्यक्त करता है। इसमें दो एक्शन है, जबकि अर्लियर एक्शन में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वह पार्टिसिपल में बनाएंगे, दूसरे एक्शन में हम नहीं करते हैं। नंबर 6, जो 6 है पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में 6, एज नॉमिनेटिव, एज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एज और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और फ्रे, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या फ्रे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या यहाँ पर नॉमिनेटिव फ्रेज को यह व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट जो होता है वह इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उस पर कोई भार नहीं होता, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और जब पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट का आना वह जरूरी होता है, किसको इंगित कर रहा है। जैसे यहाँ पर है इट बीइंग अ फाइन डे, क्या है? इट बीइंग अ फाइन डे, लिख देते हैं, इट बीइंग अ फाइन डे वी अरेंज्ड फॉर अ पिकनिक। यानी इट यहाँ पर सब्जेक्ट है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसी को एब्सोल्यूट कहा जाता है। इट बीइंग अ फाइन डे, देखिए बीइंग का प्रयोग कब करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं जब वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए? एडजेक्टिव या नाउन। जब एडजेक्टिव या नाउन आता है तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? क्योंकि बी रूट वर्ड है, बी रूट वर्ड है, उसी में एनजी जोड़ते हैं। अगर एडजेक्टिव या नाउन नहीं आएगा, कोई वर्ब आएगा, तो उस वर्ब में एनजी जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? वर्ब में एनजी जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर है इट बीइंग अ फाइन डे, यहाँ रहा होगा इट इज अ फाइन डे, सेंटेंस ही रहा होगा, ये सेंटेंस रहा होगा इट इज अ फाइन डे, ये सेंटेंस रहा होगा। ये सेंटेंस जो है इट बीइंग अ फाइन डे, जो सेंटेंस मैंने बनाया है, ये सेंटेंस पहले रहा होगा इट इज अ फाइन डे। क्योंकि यहाँ पर फाइन डे एडजेक्टिव फाइन है, यहाँ एडजेक्टिव मैंने बताया था कि जब सेंटेंस में एडजेक्टिव या नाउन आए तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बीइंग का प्रयोग। अगर एडजेक्टिव नाउन ना करके वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है कोई, तब उस वर्ब में एनजी जोड़ते हैं, तब बीइंग का प्रयोग नहीं करते। अब ये सेंटेंस रहा होगा इट इज अ फाइन डे, इसीलिए इट बीइंग अ फाइन डे क्या हो गया? इट बीइंग अ फाइन डे। अब इसको हम समाप्त कर देते हैं, इसको यहाँ पर बी रूट वर्ड है, बी रूट वर्ब हमारा है, बीइंग हम जोड़ेंगे इसमें, तो इट बीइंग अ फाइन डे क्या हुआ? इट बीइंग, चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट है, स्वतंत्र है, इसमें कोई भार नहीं है, तो इट बीइंग अ फाइन डे वी अरेंज्ड फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ पर इट जो है वह फाइन डे के लिए आया है, और वी जो है यह अरेंज पिकनिक के लिए आया। किसके लिए? अरेंज पिकनिक, माने हमने पिकनिक का प्रबंध किया, और इट बीइंग फाइन डे, यह फाइन डे के लिए इट का प्रयोग किया गया है। ठीक, बिल्कुल यह स्वतंत्र है। दूसरा एग्जांपल, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो वी विल मीट अगेन, हम पुनः मिलेंगे। ईश्वर ने चाहा, अगर ईश्वर की चाहत हुई तो हम पुनः मिलेंगे। यहाँ गॉड, यहाँ एब्सोल्यूट बिल्कुल स्वतंत्र है। यहाँ विल होता है, वर्ब है, मेन वर्ब विल है। ये विल, उसी में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है।
मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और विल जो है वह मेन वर्ब भी होता है, उसमें विलिंग लगा है। क्या लगा है? विलिंग। तो गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो वी विल मीट अगेन, हम पुनः मिलेंगे, हम पुनः मिलेंगे। ये सब्जेक्ट इसका है और ये सब्जेक्ट जो है ये इसका है, जो बिल्कुल स्वतंत्र है। इसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। गॉड विलिंग, विल में आईएनजी जुटा है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में अगर इसका प्रयोग पूछा जाता है या फ्रेज के रूप में पूछा जाता है, तब हम उस पार्टिसिपल से पहले कोई न कोई सब्जेक्ट अवश्य लाते हैं। अगर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इट आया है, यहाँ पर जैसे गॉड आया हुआ है, गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन। यहाँ पर देखिए वेद, वेद यहाँ पर परमिटेड है, वेद परमिटेड, वेद परमिटिंग, वी विल हैव अ फंक्शन आउटसाइड। वेदा परमिटिंग, वेदा यहाँ पर यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्वतंत्र है। परमिट से बना है परमिटिंग, परमिट माने आदेश देना, परमिट माने आदेश देना। यानी यदि मौसम अच्छा रहा तो वी विल हैव द फंक्शन आउटसाइड, हम इस फंक्शन को बाहर मनाएंगे या बाहर प्रबंध इसका करेंगे। यहाँ वेदा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, परमिट में जुटा है, परमिटिंग हो गया है। और यह वेदा जो है वह इसके लिए आया हुआ है, यह बिल्कुल एब्सोल्यूट है यानी स्वतंत्र है, वह इसके लिए है। यानी मौसम ने अगर परमिशन दिया, आज्ञा दिया, तो वी विल हैव द फंक्शन, यहाँ वी जो है इस फंक्शन के लिए आया है, वह फंक्शन का प्रयोग करेगा। यानी ये सब्जेक्ट दूसरा है और ये सब्जेक्ट दूसरा है। विशेषता नॉमिनेटिव में कि दोनों सब्जेक्ट के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होगा, लेकिन जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आ जाता है तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। इसीलिए दोनों सब्जेक्ट को हमें वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए यहाँ सेंटेंस रहा होगा, यहाँ सेंटेंस रहा होगा वेदा परमिट्स, यहाँ सेंटेंस रहा होगा वेदा परमिट्स वी विल हैव फंक्शन आउटसाइड, ये सेंटेंस रहा होगा वेदा परमिट्स। अब इसी में हो गया, क्योंकि यहाँ वेदा सब्जेक्ट है, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं। वेदा परमिट्स, अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल बनाएंगे, यहाँ पर वेदा लिखना होगा वेदा परमिटिंग। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वेदा परमिट्स का हो जाएगा परमिटिंग, यानी इसमें आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल बना लेंगे, वेदा परमिट्स वी विल हैव द फंक्शन। उसी तरह इसमें गॉड विलिंग, इसी तरह इसमें ये इस तरह से है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी, पीजीटी, सीजीएल, एसएससी बैंकिंग में एक आध दो क्वेश्चन जरूर पूछता है ये पार्टिसिपल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है पार्टिसिपल का। इसलिए सेंटेंस में बताया कि पार्टिसिपल को कैसे पहचानते हैं और इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि हम आगे आप लोगों के लिए कुछ न कुछ देते रहें।